नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज वेकअप जिंदगी में तमाम वो खबरें होंगी। अगले घंटे तक आप बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव से, जहां प्रचार के आखिरी चरण में अपनी लोकसभा सीट वाराणसी से लगातार 3 दिन तक रोड शो और सभाएं करने के बाद पीएम मोदी अब अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2 दिन के गुजरात दौरे में मोदी 3 जनसभाएं करेंगे। पीएम मोदी के गुजरात प्रवास की शुरुआत सूरत से होगी, जहां वो मंगलवार को दोपहर बाद करीब 2:30 बजे पहुंचेंगे। एयरपोर्ट के करीब ही वो एक सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम भरूच जिले के दहेज में ओएनजीसी के ओपल प्लांट का दौरा करेंगे। यहां मोदी शाम 5 बजे के करीब कृषि विश्वविद्यालय के कैंपस में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी भरूच में नर्मदा नदी पर बने केबल ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। भरूच के कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी शाम 7 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से मोदी गांधीनगर के लिए रवाना होंगे, जहां वे गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में पार्टी की तैयारी की समीक्षा भी करेंगे। अगले दिन यानी बुधवार को मोदी अहमदाबाद से हवाई जहाज के जरिए दीव के लिए रवाना होंगे और इस बात की संभावना है कि मोदी दीव रवाना होने से पहले अपनी मां हीराबा से मिलने के लिए जाएंगे। दीव पहुंचने के बाद मोदी सुबह 9:30 बजे के करीब सोमनाथ पहुंचेंगे। सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वो सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का सोमनाथ का यह पहला दौरा होगा। मोदी के साथ सोमनाथ में इस दौरान लालकृष्ण आडवाणी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की ये 10वीं गुजरात यात्रा होगी, क्योंकि गुजरात न सिर्फ मोदी और अमित शाह का गृह प्रदेश है, बल्कि बीजेपी का गढ़ भी है, जहां वो 1995 से ही लगातार विधानसभा चुनाव जीतती आ रही है। अपने किले को बचाने के लिए मोदी जी जान लगा देंगे। जहां 3 विधानसभा चुनाव में उन्होंने खुद मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी को जीत दिलाई और जीत की इस हैट्रिक से ही उनके लिए दिल्ली का रास्ता भी खुला और 2014 में लोकसभा चुनाव में भारी जीत के बाद वो पीएम बने। और 8 मार्च को 7वें और आखिरी चरण के लिए यूपी में मतदान होगा और इसके साथ ही यूपी विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा। इसके बाद लोगों की निगाह 11 मार्च पर जाकर ठहरेगी, जिस दिन मतगणना है। 7वें और आखिरी दौर के लिए पूर्वांचल के 7 जिलों में करो या मरो की तर्ज पर तूफानी चुनाव प्रचार हुआ। अंतिम दौर में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत 7 जिलों के 40 विधानसभा क्षेत्रों में 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। आखिरी दौर में गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और जौनपुर में मतदान होगा। इस दौर में 3 नक्सल प्रभावित जिले भी शामिल हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली में किसी भी खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा बल तैनात हैं। अंतिम दौर में 1,41,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 64,76,000 महिला मतदाता शामिल हैं। वोट डालने के लिए कुल 14,458 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बीएसपी के 40, बीजेपी के 32, सपा के 31, कांग्रेस के 9 और आरएलडी के 21 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सबसे अधिक 24 उम्मीदवार वाराणसी, कैंट, जबकि जौनपुर की केराकत सीट पर सबसे कम 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। बात 2012 की करें तो कुल 40 सीटों में से 23 सपा के खाते में गई थी। बसपा को 5, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 और अन्य को 5 सीटों पर सफलता मिली थी। आखिरी दौर में कुल 535 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। अब बीजेपी तो 2012 में जिस तरह से एक जीत मिली थी समाजवादी पार्टी को, इस बार के चुनाव में क्या कुछ होगा, किस तरह की तैयारियां चल रही, इस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। 7वें चरण के चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर। हर पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जोर आजमाइश कर रही है। तो 40 विधानसभा सीटों पर 8 मार्च को मतदान होगा। 11 तारीख को मतगणना, जहां 5 राज्यों में जिस तरह से इन तमाम 7 चरणों के चुनाव को अगर देखा जाए तो हर पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में आगे बढ़ती है और अपनी अपनी जीत का दावा भी करती हुई। तो 40 सीटों पर 8 तारीख को चुनाव और उसको लेकर सभी पार्टियां जी जान से तैयारियों में जुटी हुई। आखिरी चरण में 3 नक्सल प्रभावित जिले भी शामिल हैं और उत्तर प्रदेश में जीत का परचम
किस पार्टी का लहराएगा ये 11 को तय हो जाएगा और इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इससे जुड़ी हुई अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका 3 दिन का वाराणसी दौरा रोहनिया की रैली के साथ समाप्त हुआ। अपने संसदीय क्षेत्र में डटे मोदी जी ने कहा कि भीतरघात और बागियों से होने वाले नुकसान को कम करने की उन्होंने कोशिश की, तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन और बीएसपी पर भी वार किए। मोदी ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बीएसपी को एक ही थाली का चट्टा बट्टा बताया। रोहिनिया की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब बोले। मोदी ने मंच से जवानों की बात की तो किसानों के मुद्दे को भी छुआ। उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी और सियासत पर भी बात की। 7वें दौर के प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने सपा कांग्रेस गठबंधन पर करारा वार किया तो बीएसपी प्रमुख मायावती को भी पीएम ने नहीं बख्शा। प्रधानमंत्री ने सपा, बसपा और कांग्रेस को एक ही थाली का चट्टा बट्टा बताया। कि बहन जी कुछ अपना भला करेगी क्या? कोई भरोसा है क्या? बुआ में भरोसा है, भतीजे में भरोसा है, भतीजे के यार में भरोसा है, ये कुछ नहीं करेंगे भाई। अब तक आपने इनको देख लिया है मेरे भाइयों बहनों, अब बार बार मौका दे करके उत्तर प्रदेश को तबाह मत कीजिए भाई। पिछले 15 साल चुनावी रैली में उमड़ी भीड़ से गदगद पीएम मोदी ने विपक्ष पर एक के बाद एक करारा वार किया। उन्होंने कहा कि जनता इस बार विपक्ष के भरमाने वाले वादों में ना फंसे। अगर यूपी का विकास करना है तो बीजेपी को सत्ता में लाना ही होगा। सपा, बसपा, कांग्रेस से मुक्ति दिला करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य सुनिश्चित करने का मौका है। पिछले 15 साल में एक पूरी पीढ़ी को इन लोगों ने तबाह कर दिया है भाइयों बहनों। अब हमारी पीढ़ियों को और तबाह नहीं होने। लगातार 3 दिन तक अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहकर जहां पीएम मोदी ने भीतरघात और बागियों से होने वाले नुकसान की भरपाई की कोशिश की, तो वहीं काशी के किले को भेदने के विपक्षी प्रयासों को भी रोकने के लिए पूरा दमखम लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। पूर्वांचल की 40 सीटों पर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी वाराणसी में शोर मचा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर रोड शो किया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक निवास में पहुंचे और जनसभाएं की, यही नहीं उसके अलावा मोदी गढ़वा आश्रम भी गया जिसके करोड़ों अनुयायियों में सबसे बड़ी तादाद यादवों की है। अब सवाल उठ रहे हैं कि धुआंधार दौरे वाले प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन तक एक ही शहर में क्यों टिके रहे। ये नजारा वाराणसी में तीसरे दिन हुए मोदी के तीसरे रोड शो का है। सड़कों पर भीड़ बीते 2 दिनों के मुकाबले कम नहीं हुई। मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके पैतृक निवास भी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने घर के भीतर बने संग्रहालय को भी देखा। शांत दिख रहे प्रधानमंत्री मोदी रोहिनिया पहुंचते ही अपने रंग में आ गए। सपा, बसपा, कांग्रेस से मुक्ति दिला करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य सुनिश्चित करने का मौका है। पिछले 15 साल में एक पूरी पीढ़ी को इन लोगों ने तबाह कर दिया है भाइयों बहनों। अब हमारी पीढ़ियों को और तबाह नहीं होने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में अपने तीसरे दिन के प्रचार अभियान में गढ़वा आश्रम भी पहुंचे। वहां उन्होंने गौ सेवा भी की। पीएम के गढ़वा आश्रम चुनने के पीछे भी राजनीतिक वजह बताई जा रही है। गढ़वा आश्रम के तकरीबन 2 करोड़ अनुयायी हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में यादव शामिल हैं। इनके साथ ही दलित और अन्य पिछड़े समाज के लोग भी इस आश्रम से जुड़े हैं। लिहाजा इस दौरे को बड़े वोट बैंक को बीजेपी की ओर मोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे दिन सड़कों पर उतरे। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या पूर्वांचल में बीजेपी की राह कठिन हो रही है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को पूरा जोर लगाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद शायद ये पहला मौका है जब मोदी ने किसी शहर में लगातार 3 दिन बिताए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी मोदी किसी शहर में रात नहीं बिताते थे और गांधीनगर वापस लौटते थे। तो क्या वाकई में वाराणसी और पूर्वांचल में बीजेपी की हालत पतली है? वाराणसी में 8 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 3 बीजेपी के पास, 2 बीएसपी और सपा के पास और 1 कांग्रेस के पास। वाराणसी में सीटों की संख्या बढ़ाने पर बीजेपी नेताओं का ज्यादा जोर है।
साथ ही पूर्वांचल की 89 सीटें ही बीजेपी का यूपी में भविष्य तय करेंगी। जिले की 8 सीटों पर जीत के लिए बीजेपी को यहाँ बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। बीजेपी के 20 से ऊपर केंद्रीय मंत्री और करीब 100 सांसद पिछले कुछ दिनों से वाराणसी में कैंप कर रहे हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी गलती यह मानी जा रही है कि उम्र के 7वें दशक में पहुंच चुके पार्टी के स्थानीय स्तर के कद्दावर नेता बंगाली ब्राह्मण दादा श्यामदेव राय चौधरी को टिकट नहीं दिया गया। वे वाराणसी दक्षिण सीट से लगातार 7 बार से पार्टी की तरफ से चुनाव जीते हुए हैं। इससे बंगाली और ब्राह्मण समुदाय पार्टी से नाराज है। 7वें और अंतिम फेज में पूर्वांचल की 40 सीटों पर वोटिंग होनी है। धर्म की नगरी वाराणसी को पूर्वांचल का केंद्र माना जाता है। यह शहर पीएम मोदी और उनके मंत्रियों की आवभगत करने में पिछले कुछ दिनों से मशगूल है। तो वहीं अखिलेश यादव, राहुल गांधी और बीएसपी अध्यक्ष मायावती को भी बनारस तवज्जो देने में पीछे नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और हमारे संवाददाता गौरव शर्मा फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, आखिरी चरण का मतदान कल और 11 को जिस तरह से रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली किसकी तैयारी में कितना दम था, लेकिन फिर भी अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो किस तरह की चुनौतियां वहां पर देखने को मिल रही है और कल को लेकर क्या तैयारी? जी बिल्कुल, देखिए अरविंद, कल मतदान होना है, 7 जिलों में मतदान होना है, 40 सीटों का मतदान है ये। और सीधे तौर पर अगर बात करें तो चुनौती सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, तमाम सभी दलों के लिए चुनौती है। लेकिन खास तौर पर अगर बात करें तो जो आखिरी चरण है चुनाव का, इसमें सीधे सीधे टक्कर अगर कागजी आंकड़ों पर बात करें तो सपा और भाजपा के बीच में है। फिर अगर 2012 चुनाव की बात करें तो इसमें यहाँ पर सबसे ज्यादा विधायक जो है सपा ने जीते थे। और इसके बाद 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें एक तरफा जीत दर्ज करते हुए बीजेपी ने सभी जिलों में जो उनके जो सांसद हैं वो जीत करके आए थे। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो लड़ाई है वो सपा और बीजेपी के बीच में है। लेकिन पिछले अगर दिनों की बात करें तो जिस तरीके से तमाम जो सियासी दल है, तमाम जो सियासी दिग्गज है, चाहे वो मायावती हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी, 3 दिन लगातार यहाँ पर कैंपेनिंग उन्होंने की है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो आखिरी चरण है जिसमें 40 सीटों पर मतदान होना है, ये बेहद अहम है। और सभी सियासी दल इसको यहाँ से पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जीत दर्ज की जाए, यहाँ पर मजबूत पकड़ बनाई जा सके। बिल्कुल गौरव, यहाँ पर बनारस को जिस तरह से एम्फेसाइज किया जा रहा है और सभी दल के नेता, और खासतौर से अगर मोदी की बात करें और ये कहा जा रहा है कि धुआंधार रैली करने वाले जो है जिस तरह से प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 दिन से वो जमे हुए हैं, क्या किसी तरह का डर है, भय है या प्रतिष्ठा का प्रश्न है? देखिए अरविंद, सीधे तौर पर एक बात कहा जा सकता है कि जिस तरीके से टिकट वितरण के बाद जो विवाद हुआ था, तमाम जो नेता थे, जो स्थानीय नेता थे, उनके बीच में नाराजगी थी, समर्थकों के बीच में नाराजगी थी टिकट वितरण को लेकर के, प्रत्याशियों को लेकर के। और सबसे ज्यादा नाराजगी अगर हम बात करें तो शहर दक्षिण, जहां पर श्यामदेव राय चौधरी जो कि 7 बार से विधायक लगातार चुने जा रहे थे, उनका टिकट बिना उन्हें बताए काट दिया गया। और उसके बाद जो कारण बताया गया वो ये कि श्यामदेव राय चौधरी अनफिट है, वो नहीं लड़ना चाहते। जबकि श्यामदेव राय चौधरी से हमने खुद बात की थी और उनका कहना था कि वो बिल्कुल ठीक है, अगर उनको हटाना ही था तो एक बार बता दिया होता। तो इसके बाद सबसे ज्यादा विवाद अगर बात करें तो शहर दक्षिण पे, और उसके बाद कैंट की बात अगर कर ले तो यहाँ पर भी ज्योत्सना श्रीवास्तव पहले विधायक रह चुकी हैं और उनका टिकट काटकर भी उनके बेटे को दे दिया गया। तो यहाँ पर भी परिवारवाद का आरोप लगता रहा। कहीं ना कहीं जरूर डर था बीजेपी के अंदर की जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो नाराज है। इसी को देखते हुए रणनीति काफी दिनों से बनाई जा रही थी। जो रूठे हैं उनको मनाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए था, इसको लेकर के लगातार बैठक चल रही थी। और इसी को देखते हुए नरेंद्र मोदी 3 दिन अपने संसदीय क्षेत्र में थे। यहाँ पर उन्होंने धुआंधार रोड शो किया, यहाँ पर उन्होंने रैलियां की, जनसभाएं की। कुल मिलाकर के जो स्ट्रैटेजी थी बीजेपी की तरफ से वो सीधे ये थी कि प्रधानमंत्री के चेहरे को दिखाते हुए इस चुनावी मैदान में उतरा जाए। जिस तरीके की सफलता 2014 में दर्ज की थी बीजेपी ने, खासतौर पे बनारस की बात करें और यहाँ के जो आसपास के जिले हैं जहाँ पे मतदान होना है, वहां पर उस आंकड़े को देखते हुए ये बीजेपी की तरफ से स्पष्ट एक रणनीति दिखाई दी कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये आखिरी पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव तो लड़ ही रहे हैं और साथ ही साथ जो बनारस का जो आखिरी रण बचा हुआ है उसमें भी नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से सामने है। बिल्कुल गौरव, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कवायद की जा रही है, जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, गौरव, अगर इस पूरे
व्यवस्था को देखा जाए और जिस तरह की कोशिशें की जा रही है, खासतौर से नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय इस यात्रा को किस तरह से देखा जाए, कई तरह की बातें वो अपने भाषण में उन्होंने कहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को, साथ ही बीएसपी को एक ही थाली का चट्टा बट्टा, साथ ही साथ वो गढ़वा आश्रम जाते हैं, जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश करते हैं क्योंकि यादव समुदाय वहां से ज्यादा जुड़ा हुआ है। क्या इसका कुछ असर होता हुआ? बिल्कुल, देखिए जो पिछले 3 दिन की कैंपेनिंग रही है प्रधानमंत्री की उनके संसदीय क्षेत्र में, इसके कई शेड्स देखने को मिले हैं। सीधे सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो पहले विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव के दर्शन से शुरुआत हुई थी इसकी, और उसके बाद रोड शो नरेंद्र मोदी ने किया लगातार 2 रोड शो। पहले तो जो रोड शो किया वो विश्वनाथ मंदिर तक से, दूसरा एक अधिकृत रोड शो जिसको कहा गया था, और फिर तीसरे दिन की अगर बात करें अरविंद, तो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी गढ़वा घाट आश्रम गए, जहां पर यादव जो समुदाय के लोग हैं उनको रिझाने की, क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ ये आश्रम है। 1 करोड़ के लगभग के अनुयायी जो है बताए जाते हैं, और वहां पर जाकर के नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से गौ सेवा की, वहां पर आश्रम में अच्छा खासा वक्त बिताया, उसको देख करके सीधे कहा जा सकता है कि बीजेपी यादव जो वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं अपने पाले में करने की जुगत में लगी हुई है। अगर दूसरी ओर नजर डालें अरविंद, तो लाल बहादुर शास्त्री के भी आवास पर गए, वहां पर भी उन्होंने उनके स्मारक पर माल्यार्पण की, उनके परिवार वालों के साथ मुलाकात की। सीधे तौर पर बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि जो कांग्रेस है वो अपने जो उनके दिग्गज नेता रहे हैं, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, वीपी सिंह हो, नरसिम्हा राव हो, सबका नाम लेते हुए बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस ने अपने दिग्गज या जो बड़े नेता थे उनके साथ क्या किया। इसको लेकर के भी एक तरह से कांग्रेस पर हमला बीजेपी ने किया है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आवास पर गए हैं, वहां पर काफी वक्त बिताया है, तो यहाँ पर भी कायस्थ वोटरों के साथ साथ कांग्रेस को सीधा जवाब देने की कोशिश की गई है बीजेपी द्वारा, और एक सीधी स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है कि बीजेपी लगातार अपने गढ़ को सुरक्षित करने के लिए जो कुछ कर रही है वो तो कर ही रही है, उसके साथ ही साथ जो विपक्षी हैं, जो विरोधी दल हैं, उन पर भी लगातार। बिल्कुल गौरव, जिस तरह से अपने वादों के साथ साथ विपक्षी या दूसरी पार्टियों पर आक्षेप लगाए जा रहे हैं, दोषारोपण किए जा रहे हैं, देखने वाली बात होगी कि खासतौर से अगर बीजेपी की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो यहाँ से सांसद रहे और जिस तरह से जुड़ाव रहा है, जो बातें कही गई है, ये एक प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है। आने वाले वक्त में यहाँ की जनता क्या फैसला लेती है वो देखने वाली बात है। गौरव, बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। दूसरी ओर उधर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात करें तो उनके आखिरी दौरे के अंतिम दिन यहाँ पर जौनपुर में चुनावी रैलियों को उन्होंने संबोधित किया। अखिलेश यादव ने जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं बीजेपी और बीएसपी से जनता को आगाह भी किया। रोहिंग्या की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब बोले। मोदी ने मंच से जवानों की बात की तो किसानों के मुद्दे को भी छुआ। उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी और सियासत पर भी बात की। 7वें दौर के प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने सपा कांग्रेस गठबंधन पर करारा वार किया, तो बीएसपी प्रमुख मायावती को भी पीएम ने नहीं बख्शा। प्रधानमंत्री ने सपा, बसपा और कांग्रेस को एक ही थाली का चट्टा बट्टा बताया। कि बहन जी कुछ अपना भला करेगी क्या? कोई भरोसा है क्या? बुआ में भरोसा है, भतीजे में भरोसा है, भतीजे के यार में भरोसा है। और गौरव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, तमाम तरह की कोशिशों के बीच समाजवादी पार्टी भी अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और यहाँ पर उसका भी एक नीति साफ तौर पर दिख रही है कि अपनी उपलब्धियों के साथ साथ जो है विपक्षी पर, खासतौर से बीजेपी पर निशाना साध रही है। बिल्कुल, देखिए अरविंद, लगातार जिस तरीके से अगर हम बात करें तो आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के दौरान सभी सियासी दलों के बीच जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि खुद अखिलेश यादव हो या डिंपल यादव ने कल भदोही में कहा कि एक प्रेस वार्ता के दौरान, बनारस में एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, वहां पर खुद पीयूष गोयल ऊर्जा मंत्री ने बिजली कटवा करके और ये साबित करने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर बनारस में बिजली नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी भी लगातार मन से हमलावर हैं, लगातार कह रहे हैं कि बुआ और भतीजे मिलकर के उत्तर प्रदेश का उद्धार नहीं कर पाएंगे, अगर परिवर्तन लाना है तो बीजेपी को लाना जरूरी है। तो तमाम अगर हम पूरे सिनेरियो पर अगर नजर डालें तो जो कुछ चल रहा है, लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है अरविंद की जो मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो रही है। जो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। सिर्फ जुबानी जंग पर जो है पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। आखिरी चरण के जो 7 जिलों में जहां पर मतदान होना है, यहां पर भी समस्याएं बहुत हैं। अगर बात करें प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की, तो यहां पर गंगा स्वच्छता की बात की गई थी, घाटों के उद्धार की बात की गई थी। ये इन पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। सीधे तौर पर जौनपुर में अगर देख लें, वहां पर भी मतदान होना है। जौनपुर कहा जाता है कि प्राचीन भारत
भारत बसता है, इस शहर के उद्धार के लिए अब तक किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। चंदौली की बात कर ले, धान का कटोरा कहा जाता है, खेती किसानी के लिए वहां पर कोई सुविधाएं नहीं है। तो बात करें तो पूरे अगर उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें अगर, तो सिर्फ और सिर्फ जबानी जंग पर ये पूरा चुनाव केंद्रित हो गया है। मुद्दों की बात नहीं हो रही है, जनता से जुड़े सरोकारों की बात नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, लेकिन जिस तरीके से सियासी दल लगातार ताल ठोक रहे हैं और आखिरी 3 दिनों की, अगर हम पिछले 3 दिनों की बात करें तो जो बनारस का दृश्य रहा है, यहाँ पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने एक साझा रोड शो किया था और उसके बाद नरेंद्र मोदी 3 दिनों से लगातार डटे हुए थे, जमे हुए थे, अपने किले की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अब बहुत ज्यादा दिन नहीं है, कल यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं और उसके बाद 2 दिन बाद ही 11 तारीख को परिणाम है। तो यहाँ पर कौन जो है सुरक्षित रहेगा और किसकी हवा निकलेगी, ये बिल्कुल गौरव, ये तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए, कोई काशी को क्योटो बनाने की बात कहता है, कोई कहता है कि अपने शासन के दौरान हमने गरीबों किसानों के लिए काम किया है, कोई 27 साल यूपी बिहार, तो अलग अलग दावे और वादे किए जा रहे हैं। लेकिन विकास की बात सभी करने वाले, जनता किस पर यकीन कर रही है और काम किस तरह से काउंट होगा, ये कल के और खासतौर से 11 तारीख को ही क्लियर होगा कि जनता ने किधर मत दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जहां सियासी नेता रैलियों और सभाओं के जरिए लोगों को अपनी ओर खींचते नजर आए, तो वहीं मायावती ने प्रेस वार्ता कर विपक्ष की चालों से लोगों को आगाह किया। मायावती ने कहा कि बीएसपी का हाथी चुनावी रेस में सबसे तेज दौड़ रहा है। आखिरी दौर का चुनाव प्रचार भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन नेताओं की जुबानी जंग जारी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पार्टी कार्यालय में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक को सवालों के घेरे में खड़ा किया। मायावती ने कहा कि बीएसपी अकेले यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई है कि बीएसपी इधर सत्ता में आ रही है और बीजेपी को तो अच्छी प्रकार से मालूम है, इसलिए अब बीजेपी व सपा कांग्रेस गठबंधन इस चुनाव में केवल दूसरे व तीसरे नंबर पर आने के लिए ही ये एक दूसरे से ये चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती ने बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत बढ़ने को लेकर बीजेपी सरकार पर वार किया। मायावती ने कहा कि बीजेपी को पता चल गया है कि उनका सरकार बनाने का सपना चकनाचूर हो चुका है और इसी वजह से उन्होंने चुनाव खत्म होने से पहले ही रसोई गैस के दामों में इजाफा कर दिया ताकि जितने नोट बटोरने हैं बटोर ले। क्योंकि उनको मालूम है वो सत्ता से जा रहे हैं, बाहर हो चुके हैं, तो उनको लगा जो कमाना है कमा लो, इसलिए उन्होंने सोचा भी इसको देरी क्यों करते हो। तो उन्होंने चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ और चुनाव के दौरान ही घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत काफी ज्यादा बढ़ा दी। ये इससे भी आप लोगों को पता चल गया होगा। मोदी और शाह की जोड़ी पर वार करते हुए मायावती ने कहा कि अपना राजनीतिक भविष्य खत्म होता देख दोनों नेताओं ने चुनाव को धार्मिक रंग देने की कोशिश की। चुनाव जीतने के लिए रोड शो जैसे हथकंडे अपनाए, लेकिन इन सब के जरिए मतदाताओं को बीजेपी गुमराह नहीं कर सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। बात दिल्ली की। कांग्रेस ने दिल्ली के एमसीडी चुनाव में ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है। आज कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम का वहां पर आयोजन किया जा रहा है, जहां पर उपाध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली की आवाज बुलंद करेंगे। राहुल गांधी के अलावा कई और बड़े नेता भी लोकल बॉडी चुनावों को लेकर सामने आ रहे हैं। हर स्तर पर लगातार मिल रही हार के बाद कांग्रेस पर दबाव है। पिछले साल हुए दिल्ली नगर निगम के 13 वार्डों में हुए उपचुनाव में जीत से कांग्रेस ने आशा की किरण जगा रखी है। उधर बीजेपी को एमसीडी में अपनी 10 साल की सत्ता बचाने के लिए भी जोर लगाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने तो एमसीडी चुनाव जीतने के बाद दिल्ली को लंदन से भी अच्छा बनाने का दावा किया है। जाहिर है जंग मजेदार और दमदार होने वाली है। नगर निगम के चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस की ओर से तमाम बड़े नेता उतर रहे हैं। इनमें राहुल गांधी से लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तक शामिल हैं। एमसीडी चुनाव को लेकर कांग्रेस की सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डीपीसीसी अध्यक्ष अजय माकन ने इस बाबत सोमवार शाम को एक बैठक भी बुलाई। इसमें एमसीडी चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई, साथ ही रोड मैप भी तैयार किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुमंत दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमंत, अब जिस तरह से एमसीडी की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां आगे बढ़ रही हैं, किस तरह की रणनीति सामने आ रही है?
अभी से ही अपनी लगानी पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। और खासतौर से जो कांग्रेस पार्टी है, जो कि पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली नगर निगम पे लिहाजा लगा रही है वापसी के लिए, कांग्रेस को भी तक अपने साथ प्रदान दिखाई दे रही है। एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली कांग्रेस ने आयोजित किया, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और ज्योतिरादित्य सिंधिया और रमाकांत तमाम लोग शरीक हुए। और उसमें बाकायदा कांग्रेस पार्टी की ओर से एक ब्लूप्रिंट पेश किया गया, जिसका मकसद ये था कि उन्होंने न सिर्फ एमसीडी के मालिक हालत पर बीजेपी को घेरा, भ्रष्टाचार को जिम्मेदार बताया, बल्कि ये भी एक ब्लूप्रिंट पेश किया कि वो अगर सत्ता में वापसी करती हैं तो किस तरह से एमसीडी को बेहतर बनाएंगी। इसके अलावा आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली के रामलीला मैदान में वर्कर्स का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस जो है सम्मेलन होने जा रहा है दिल्ली कांग्रेस का, उसको संबोधित करने जा रहे हैं। मतलब साफ है अरविंद कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ, पूरी दमखम के साथ इस दिल्ली नगर निगम चुनाव में उतरना चाह रही है और किसी तरह से कोशिश है कि तीनों दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो सके और उससे दिल्ली में खोई हुई जो जमीन है कांग्रेस की वो वापस। बिल्कुल सुमंत, और 10 साल के जो एक इतिहास रहा है वो भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है और अब देखने वाली बात होगी कि इन तमाम दावों और वादों के बीच यहाँ की जनता किस पर भरोसा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमंत इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो एमसीडी की जंग, दिल्ली में कांग्रेस का कार्यक्रम। और इसके साथ ही दिल्ली में बजट सत्र सोमवार को शुरू हो गया। उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण के साथ ही दिल्ली विधानसभा का 5 दिनों का बजट सत्र शुरू किया गया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, बिजली और परिवहन क्षेत्रों में 2 साल पुरानी आप सरकार के किए कामों का जिक्र किया। 10 मार्च तक चलने वाले सत्र के दौरान केजरीवाल सरकार 8 मार्च को अपना तीसरा बजट पेश करेगी। माना जा रहा है कि इस बार का बजट दिल्ली नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लिहाजा जनता को कई सौगात मिलने की उम्मीद है। सरकार बजट का कुल 25% तक शिक्षा क्षेत्र पर खर्च करने का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्रों को भी खास तवज्जो मिलने जा रहा है। सरकार ने लाखों लोगों को अतिरिक्त पेंशन देने और मौजूदा पेंशन राशि में इजाफे का ऐलान किया था। इसके मद्देनजर समाज कल्याण विभाग को मिलने वाले बजट में बढ़ोतरी हो सकती है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने अभिभाषण के साथ सत्र का आगाज किया। उन्होंने दिसंबर में पदभार संभाला था और ये उनका पहला अभिभाषण था। 7 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा होगी। और बात गायत्री प्रजापति की। गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से दोहरा झटका लगा है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने या आदेश में बदलाव करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा है कि हमने सिर्फ एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए थे, हमने न तो गिरफ्तारी के आदेश दिए और न ही वारंट जारी किया गया। अगर निचली अदालत ने गैर जमानती वारंट हासिल किए हैं तो गायत्री प्रजापति कोर्ट में जाकर इसे चुनौती दें। कोर्ट इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं करेगा। गैंगरेप केस में फंसे यूपी सरकार के भगौड़े मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने उनकी गिरफ्तारी को लेकर कोई आदेश नहीं दिया था, बल्कि यूपी पुलिस को केस दर्ज करके जांच का आदेश दिया था। ऐसे में अगर पुलिस चाहे तो गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार कर सकती है। इससे राहत पाने के लिए प्रजापति को संबंधित कोर्ट में याचिका देनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया हमारे एप्लीकेशन पे आज दैट वो सुपरविजन नहीं कर रहे हैं, वो मॉनिटर नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का। एंड दोनों जो पार्टीज हैं, विक्टिम एज वेल एज द अक्यूज, अलेज्ड अक्यूज, वो दोनों जो भी अपने राइट्स अवेलेबल हैं कानून में वो सारा अपना एजिटेट कर सकते हैं अलग अलग कोर्ट्स में जहां पे भी अवेलेबल हैं उनके। गैंगरेप के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद से ही गायत्री प्रजापति फरार चल रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी। एक एप्लीकेशन थी इस बात के लिए कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना पुराना ऑर्डर किया था एफआईआर दर्ज कराने का, उसको वापस ले लिया जाए, उसको बदल दिया जाए। मगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहस सुनने के बाद उसमें कोई उनके पक्ष में ऑर्डर नहीं किया है और उनकी जो ये गुजारिश थी कि पुराना वाला ऑर्डर एफआईआर दर्ज करने का वो खत्म कर दिया जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। यूपी पुलिस गायत्री प्रजापति की तलाश कर रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस मंत्री की संपत्ति भी कुर्क करने की तैयारी में है। विदेश फरार होने की आशंका के चलते एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
और खुर्रम निज़ामी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर बातचीत के लिए। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये केस आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से गायत्री प्रजापति ने कोशिश की और कोर्ट से उसमें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, अब क्या विकल्प बच जाते हैं और किस तरह से ये पूरा केस आगे बढ़ रहा है? देखिए, गायत्री प्रजापति की बात करें, जो विवादित कैबिनेट मंत्री हैं अखिलेश यादव के, उनकी हम बात करें तो उनके सामने अब एक ही विकल्प बचा है कि वो हाई कोर्ट में या तो सरेंडर एप्लीकेशन फाइल करें या खुद सरेंडर कर दें। क्योंकि जिस तरीके से बात आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से कल उनका शेडो चंद्रपाल गिरफ्तार हुआ है, बताया जा रहा था कि पुलिस लाइन में वो अपनी जो उनको हथियार मिला था सरकारी, उसको जमा करने गए, वहीं गिरफ्तारी हुई। तो दूसरी बात ये कही जा रही है कि सरेंडर किया। लेकिन एक बात है कि जिस तरीके से गायत्री के जो लोग पकड़े जा रहे हैं और गायत्री अभी तक की बाहर है और उनके कई सहयोगी अभी तक पकड़ से बाहर हैं, तो वो पुलिस की नीयत पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन गायत्री प्रजापति की बात करें तो उनके सामने विकल्प यही है कि वो सरेंडर करें या फिर हाई कोर्ट का रुख करें और वहां पर सरेंडर की बेल एप्लीकेशन फाइल करें। लेकिन जो जिस तरीके का पूरा मामला, उस तरीके से पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, उसको देखकर नहीं लगता है कि हाई कोर्ट उनकी बहुत ज़्यादा जो बेल एप्लीकेशन होगी उसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देगी। तो उनके सामने एक ही रास्ता बचा है कि अपने को सरेंडर कर दे, जिसके बाद ही वो कुछ अपने आगे की कार्रवाई कर सकते हैं गायत्री प्रजापति। लेकिन जिस तरीके से पुलिस का रवैया है, ये बताया जा रहा है कि एक एक्यूज था, उसके भाई की शादी तिलक समारोह था लखनऊ में कृष्णा नगर में, और वो उसमें मौजूद थे। जब एडीजी को बताया गया तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताया गया, तो उन्होंने कहा कि हम इसकी जानकारी कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो हम जो मुलजिम थे और टीपी वर्मा जो कि मजिस्ट्रेट हैं लखनऊ में, और उनसे भी पूछताछ करेंगे कि आखिर एक ऐसे शख्स को आपने कैसे अपने शादी अपने कार्यक्रम में सम्मिलित होने दिया और पुलिस को इत्तला क्यों नहीं करी, ये भी होगा, ये भी उनसे पूछा जाएगा। लेकिन जो बात है वो ये है कि आखिर वजह क्या है कि गायत्री प्रजापति अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। और दूसरी बात ये आ रही है कि गायत्री प्रजापति आखिर बाहर कैसे रह रहे हैं, जब इतना ज़्यादा मामला है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और गवर्नर तक ने पूछ लिया है कि गायत्री प्रजापति अभी तक की मंत्री क्यों बने हुए हैं। तो अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी एक बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रहा है कि आखिर एक टेंटेड मिनिस्टर को बचा क्यों रहे हैं। लेकिन गायत्री प्रजापति के पास विकल्प बेहद कम बचे हैं, और अगर वो इसी तरह लगातार इवेट करते रहे तो जाहिर सी बात है उनके लिए दिक्कतें और बढ़ेगी। अब उनके सामने फिलहाल एक ही विकल्प बचा है, वो ये है कि खुद सरेंडर करें, तभी कोर्ट उनके बारे में सोचेगी। जो एप्लीकेशन अगर फाइल करते हैं तभी वो सोचेगी। लेकिन जिस तरीके से गायत्री प्रजापति पुलिस को चकमा दे रहे हैं, तो पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। अरविंद, बिल्कुल खुर्रम, अगर इन दिनों के कवायद को देखा जाए और जिस तरह से शुरुआती दौर में जो है पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी, कोर्ट का हस्तक्षेप, गवर्नर द्वारा भी सवाल उठाया गया और अब ये फरार चल रहे हैं। क्या कुछ होगा इसमें तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। आप बने रहिए खुर्रम हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। उधर राजधानी लखनऊ की बात करें, जहां रविवार को अब तक की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम दिया गया है। सरेआम मुकुंद ज्वेलर्स में 8 हथियारबंद नकाबपोश घुस आए और मारपीट करके 40 किलो सोने की ज्वेलरी और 1.15 करोड़ यानी 1 करोड़ 15 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात पुलिस चौकी के करीब घटी, लेकिन पुलिस बेखबर रही। डकैती सीसीटीवी में कैद हुई और एपीएन के पास इस वारदात की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पुलिस ने शूटरों को पकड़ने का दावा किया है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें लखनऊ के मुकुंद ज्वेलर्स की है। आप देख सकते हैं कि नकाबपोश बदमाश किस कदर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दुकान में घुसकर खौफ बरपाने की ये वारदात रविवार रात करीब 9 बजे उस वक्त घटी जब बाजार में काफी चहल पहल थी। चौकी कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर सराफा बाजार स्थित मुकुंद ज्वेलर्स में 8 हथियारबंद डकैतों ने धावा बोल दिया। दुकान में मौजूद ग्राहकों से बदमाशों ने पहले तो खूब मारपीट की। मुंह पर नकाब बांध बदमाशों ने 40 किलो सोने की ज्वेलरी और 1.15 करोड़ रुपए नकद बोरों में समेट लिए। जब सर्राफ पिता पुत्र ने विरोध करने की कोशिश की तो बदमाशों ने पिता के सिर पर पिस्तौल से वार किया। बेटे के विरोध करने पर उसके पैर में गोली मार दी। बदमाश पार्क होते हुए वहां से पैदल ही भाग निकले। इधर गोली चलने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के व्यापारी वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने घायल प्रवीण और जितांशु को फौरन इलाज के लिए ट्रामा सेंटर पहुंचाया और पुलिस को घटना की सूचना दी और पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की।
ज्वेलर्स की दुकान है, इसमें लूटपाट हुई है और यहाँ व्यापारी को गोली भी लगी है, एक को बट से मार दिया, उनके सर में चोट लगी है। लूट में किसी अधिकारी की भूमिका की बात कहना तो ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन लूटपाट हुई है। सरेआम वारदात से कारोबारियों में गुस्सा और खौफ है। भड़के व्यापारियों ने मौके पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। एक व्यापारी जो रस्तोगी परिवार है, उनके वहाँ घुस करके उनका पूरा सेफ उलट लिया, उनको फट से मारा और गोली चलाई। पैर में एक गोली लगी और एक को सर में बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, बिल्कुल मौलाना स्थिति में है। जिन दहाड़े समझिए सवेरे शाम लूट करके ले गए हैं और हवाई फायरिंग करते हुए लगभग 1 किलोमीटर जो है वो पैदल भागते हुए गए। जो उसमें रिकवरी थी, रिकवरी कर ली गई। शातिर शूटर उसमें जो थे वो पकड़ लिए गए हैं। इस घटना को भी हम लोग उसी चुनौती के साथ ले रहे हैं और जल्दी से जल्दी इसका भी उद्घाटन करके लोगों में और व्यापारियों में पुलिस प्रशासन के प्रति एक विश्वास पैदा करने का हर संभव प्रयास। लखनऊ के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी डकैती ने पुलिस महकमे पर सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस की नाक के नीचे हुए इस डाके ने कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। शिराज अहमद, APN, लखनऊ। और खुरम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। खुरम, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, महज पुलिस सेंटर से 100 मीटर की दूरी और वो भी रात के 9 बजे जब चहल पहल का पूरा मार्केट में स्थिति रहती है, क्या कुछ इसमें खामी देखने को मिल रही है और किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है? देखिए अरविंद, 4 मिनट के अंदर पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है और ये साफ बताता है कि मुखबिरी कितनी पक्की थी, कितना सोना था, कितना कैश था, ये डकैतों को साफ मालूम था। यानी मुखबिरी का सीधा साधा मामला है। दूसरी बात, CCTV कैमरे में कैद हुई है, किधर से डकैत आया, किधर से गए, ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है पुलिस के लिए। और कदकाठी देखकर भी पुलिस बात का अंदाजा लगा सकती है, कम से कम जीरो इन कर सकती है कि कौन कौन लोग हो सकते हैं। लेकिन अभी भी पुलिस की पकड़ से डकैत बहुत दूर है। हालांकि कल पुलिस ने वो एक इनाम का ऐलान भी किया है कि कोई सूचना देगा, अगर सटीक सूचना मिलती है तो उसको इनाम दिया जाएगा। लेकिन जो ताज्जुब इस बात का है कि जिस तरीके से जो डकैती पड़ी है चंद मिनटों में, उसने पुलिस के हाथ पांव फुला दिए हैं। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से आगे बढ़े। जो उनका अपना नेटवर्क है, जो उनके अपने मुखबिर का नेटवर्क है, वो काम नहीं आ रहा पुलिस के, से साफ मालूम चल रहा है। दूसरा ये भी मालूम चल रहा है कि जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, वो भी लखनऊ राजधानी है जो उत्तर प्रदेश का, उसमें कितना लचर है पुलिस का रवैया, उनका इन्वेस्टिगेशन कितना कमजोर है और उनको अंदाज ही नहीं लग पा रहा है कि जो किसने वारदात अंजाम किया, आखिर वो लोग कौन थे। क्या नए लोग थे जिन्होंने वारदात का अंजाम दिया, या ट्रेंड या पुराने लोग थे, प्रोफेशनल थे, तो उन्होंने अंजाम दिया। जब इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको इस बात को समझ में आ ही जाएगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कितनी लचर है और वो कहीं भी अंधेरे में तीर भी नहीं मार पा रही है। लेकिन जो सबसे ताज्जुब की बात है वो ये है कि आखिर जिन ज्वेलर्स की दुकानों पर कोई डकैती हुई है, उनसे भी वो कुछ निकाल नहीं पा रही है कि आखिर वो कौन थे, कौन लोग काम करते थे, क्या कुछ ऐसे लोग थे जो उनके दुकानों पर आया करते थे। यानी कोई इन्फॉर्मेशन उनसे भी उनको नहीं मिल पा रही है। ये और बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है पुलिस को। लेकिन जो कहा जाता है कि पुलिस के पास एक नेटवर्क होता है, मुखबिर का नेटवर्क स्ट्रांग होता है, साथ में जब भी कोई बड़ी डकैती पड़ती है तो अतीत में जाकर वो मालूम करते हैं और उसे लिंक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक नहीं है। राजधानी लखनऊ की ये दुर्भाग्य है कि ये कम से कम ऐसी 5वीं या 6ठी वारदात है, बड़ी वारदात है, जिसका पुलिस खुलासा नहीं कर पा रही है अभी तक की। चाहे वो पुराने लखनऊ में ATM कैश वैन के लूट का मामला हो जिसमें हत्या भी हुई थी, उसका भी सुराग बहुत ज्यादा पता नहीं कर पाए पिल्ले SSP। और वो खुर्रम, इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करते हैं और जिस तरह से जिस चुस्ती और प्लानिंग के साथ फुटेज में हम देख रहे हैं इसे अंजाम दिया जा रहा है, जिसका इस तरह की प्लानिंग और चुस्ती का अभाव जो है वो पुलिस में दिखता रहा है और इसमें भी दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम इस जानकारी और बातचीत के लिए। बात पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की, जहां पर दूसरे और आखिरी चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। 4 मार्च को पहले चरण में राज्य में 84% मतदान हुआ था और माना जा रहा है कि दूसरे चरण में भी मतदान का प्रतिशत अच्छा रहेगा। 3 महीने से ज्यादा समय से जारी आर्थिक नाकेबंदी को इन विधानसभा चुनाव में सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है और बड़े नेताओं का चुनाव प्रचार भी इस मुद्दे के इर्द गिर्द घूमता रहा। राज्य में 7 नए जिले बनाए जाने के इबोबी सिंह सरकार के फैसले के खिलाफ यूनाइटेड नगा काउंसिल ने 1 नवंबर 2016 के अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी की शुरुआत की थी, जो जारी है।
इस नाकेबंदी की वजह से मणिपुर में लोगों को खाने पीने समेत जरूरी सामानों की किल्लत पैदा हो गई और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य की जीवन रेखा कहे जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और राष्ट्रीय राजमार्ग 37 को अवरुद्ध किए जाने पर राज्य में संकट की स्थिति पैदा हो जाती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जिसके कारण नोटबंदी, भ्रष्टाचार और सत्ता विरोधी लहर जैसे अन्य मुद्दे पीछे छूट गए हैं। आर्थिक नाकेबंदी ने राज्य के पर्वतीय और मैदानी इलाकों के बीच एक स्पष्ट रेखा सी खींच दी है। राज्य सरकार ने हालांकि दावा किया है कि प्रशासनिक क्षमता में इजाफा के परिप्रेक्ष्य में ये फैसला लिया गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस का ये भी आरोप है कि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी नाकेबंदी जारी रखने के लिए यूएनसी को उकसा रही है और राज्य के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही। बीजेपी अपने जवाबी हमले में लगातार ये कहती रही है कि ओकराम इबोबी सिंह की सरकार ने घाटी के इलाकों में राजनीतिक लाभ हासिल करने के उद्देश्य से जिलों का बंटवारा किया। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार नागालैंड को विशेष दर्जा दे सकती है, जिसके तहत बाहर के लोगों को नागालैंड में प्रवेश के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होगी। केंद्र के इस फैसले का मणिपुरवासी विरोध कर रहे हैं, जिसका फायदा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से जूझ रही इबोबी सरकार को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी की चुनौती कड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अब खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई। उत्तराखंड को बने आज 16 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज तक प्रदेश को स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है। जब अलग राज्य की मांग हुई थी तो राज्य आंदोलनकारियों की मांग थी कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाए। सरकारें आई और गई, लेकिन आज भी न ही स्थायी राजधानी मिल पाई है और न ही गैरसैंण का मुद्दा खत्म हुआ। आज भी गैरसैंण के नाम पर राजनीतिक दल आम जनता से वोट मांगते हैं और स्थायी राजधानी बनाने का वादा करते हैं, लेकिन ऐसा होता कम से कम फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। तो गैरसैंण पर गरमाई सियासत पर और जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता योगेश सिमवाल के पास, जो इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। योगेश, क्या कुछ इससे जुड़ी हुई जानकारी? जी बिल्कुल, जब हम उत्तराखंड के 16 साल के इतिहास में नजर डालते हैं तो वो दिन भी आता है जब गैरसैंण राजधानी बनाने की मांग को लेकर यहाँ के जो आंदोलनकारी थे उन्होंने अपने खून बहा दिया था। वहीं जब सरकार बनी, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, दोनों की सरकारें प्रदेश में आ चुकी हैं और दोनों की सरकारें हर वक्त कहती हैं कि गैरसैंण को राजधानी बनाने का हमने सोच रखा है और वो सिर्फ सोच ही तक रहती है। गैरसैंण राजधानी कब बनेगी या बनेगी भी नहीं, कि बनेगी भी कि नहीं बनेगी, इसमें भी कई सारे सवाल खड़े उठते हैं। लेकिन फिलहाल भले ही वो कहें कि हम गैरसैंण को लेकर चाहते हैं हम कि गैरसैंण राजधानी बने, लेकिन ये जरूर है कि मैनिफेस्टो में किसी ने अपने आखिरी अंक में जो है मैनिफेस्टो को बता रखा कि हम गैरसैंण राजधानी के बारे में सोचेंगे। तो हर कोई ये कहता है, चाहे हम बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, दोनों ही पार्टियां ये कहती नजर जरूर आते हैं कि हम सोचेंगे। कोई ये नहीं कहता है कि हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे। देहरादून से कोई गैरसैंण की तरफ जाना नहीं चाहता है और दोनों ही प्रमुख दल जो कि सरकार बनाने की स्थिति में हर बार रहती हैं, वो सिर्फ गैरसैंण के मुद्दे को चुनावी मुद्दा ही बनाना चाहते हैं, जबकि चाहते नहीं है कि वो गैरसैंण राजधानी बने। चाहे इस पर काम हो या ना हो, वादे पूरे किए जाए या ना किए जाए, लेकिन एक इस तरह से साफ तौर पर दिखा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दे के तौर पर इसका लाभ लेने की कोशिश की जाती रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश इस जानकारी के लिए। और उधर झारखंड का रुख करते हैं। झारखंड के गोड्डा जिले में अडानी पावर प्लांट में जन सुनवाई के दौरान निर्दोष ग्रामीणों पर प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज करने का मामला राज्य में एक बार फिर आग की तरह सुलगने लगा है। राजधानी रांची सहित राज्य भर में इस मसले को लेकर अब विपक्ष राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाने में जुट गई है। विपक्ष ने सरकार पर पूंजीपतियों के सहयोग का आरोप लगाते हुए रघुवर सरकार को जिस तरह से अपने कार्यकाल में ग्रामीणों की जमीन जबरन लेकर पूंजीपतियों को दी है, इस तरह के आरोप लगाए और ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर उन पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। इस तरह की बातें भी कही गई। और इस पर ज्यादा जानकारी के चलते हैं हमारे संवाददाता रफी सामी के पास। रफी, इस मामले में क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है? जी, झारखंड की अगर महत्वपूर्ण खबरों की बात करें तो जैसा कि झारखंड के गोड्डा जिले में एक बार फिर से अडानी पावर प्लांट जो लग रही है, अडानी पावर प्लांट की जो बात चल रही है, उसे लेकर के जिस तरह से जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों के बीच और पुलिस प्रशासन के बीच फिर से झड़प हुई है, ग्रामीणों के साथ लाठीचार्ज हुई है, ग्रामीणों को पीटा गया है, ये मामला एक बार फिर झारखंड में तूल पकड़ने लगा है। लगातार झारखंड में जिस तरह से एक के बाद एक जमीन को लेकर के ग्रामीणों की साथ मारपीट, ग्रामीणों की हत्या हो रही है, इसे देखते हुए फिर से
पूरा तरह से विपक्ष जो है राज्य की, झारखंड की जो विपक्षी पार्टियां हैं, साथ में ग्रामीण जो है वो एकजुट होकर के एक बार फिर से झारखंड सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने की तैयारी में है, रणनीति बना रहे हैं। लगातार इनका कहना है कि झारखंड सरकार में रघुवर दास ने जब से सत्ता पर काबिज हुआ है, सत्ता संभाला है, आए दिन जमीन के रफी इस तरह की चीजें सामने आ रही है और क्या कुछ होगा वक्त के साथ ही इसमें पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। उधर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार से हुई और मुंबई के महापौर पद के लिए अपने सहयोगी दल शिवसेना के साथ टकराव से बचने के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी को सत्र के सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है। बीजेपी ने बीएमसी के महापौर और उप महापौर पद के लिए अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करने का फैसला किया है, जिससे दोनों भगवा दलों के बीच संबंधों में आए तनाव के कम होने की संभावना है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए महाराष्ट्र का बजट 18 मार्च को पेश किया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता कुशल पाटिल के पास। जी कुशल। जी, महाराष्ट्र असेंबली में कल बजट सेशन की शुरुआत हो चुकी है। हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी इससे पहले के जो सेशंस थे, वो चाहे विंटर सेशन हो, समर सेशन हो, मॉनसून सेशन हो या बजट सेशन हो, इसमें एक सख्त रूप अपनाती नजर आई है, अपने डिसीजंस पर जो है कायम रही है। हालांकि ऑपोजिशन पार्टीज ने कई दफ़ा उन्हें अपोज करने की कोशिश की, लेकिन अपने डिसीजंस पर वो कायम रहे हैं। जहाँ तक बात शिवसेना की जाए तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इससे पहले कहा था कि ये जो डिसीजन मेकिंग है इस पे वो सवाल उठा सकते हैं। जो देवेंद्र फडणवीस के अभी तक डिसीजन है उस पे हो सकता है सवाल उठा सकते हैं और इस असेंबली में एक ऑपोजिशन के तौर पर सामने आकर उभर सके। लेकिन जब बीजेपी, जहां तक बीएमसी की बात की जाए तो बीएमसी इलेक्शन के बाद हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने महापौर और उप महापौर के पद के लिए दावेदारी छोड़कर शिवसेना का समर्थन देने का फैसला किया है, जिससे आशंका है कि शिवसेना जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ दे और इस असेंबली सेशन में जो डिसीजन मेकिंग है उसमें बीजेपी का समर्थन करे। लेकिन और एक बात ये सामने आती है कि कांग्रेस और एनसीपी की जहां तक बात की जाए तो असेंबली जो सेशन शुरू होता है उससे पहले एक टी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है देवेंद्र फडणवीस जो चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा। तो ये नजर बना के रखिए इस पर, क्या कुछ और कुछ जुड़ता है अपडेट के लिए हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुशल। और अब कुछ इंटरनेशनल खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रैवल बैन का नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर उन्हें साइन कर दिया गया है और पिछला आदेश 27 जनवरी को जारी किया था, जिसे कोर्ट के आदेश के बाद रोकना पड़ा था। नया ऑर्डर में देशों के 6 मुस्लिम देशों के सिटीजन्स के अमेरिका आने पर रोक लगाई गई है और पिछले ऑर्डर में 7 देश थे। इराक को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। यूएस के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने बताया कि इराक के पीएम ने आईएसआईएस के खिलाफ लड़ने में सहयोग का वादा किया है, इसलिए उनका नाम सूची से हटा लिया गया है। अब यह बैन सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया, यमन और सूडान पर लागू रहेगा। उधर मथुरा में विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली बड़े उत्साह और उमंग के साथ खेली गई। राजधानी रूपी गोपिया यहां पर जिस तरह से तमाम चीजें निकलकर सामने आई और नंदगांव की अगर बात करें, राधा रानी के रूप में गोपिया नंदगांव के कृष्ण रूपी हरियारों पर जमकर लाठियां उन्होंने बरसाई और हंसी ठिठोली, गाली, अबीर, गुलाल और लाठियों से खेले जाने वाली इस लठमार होली का आनंद लेने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी यहां पर दिखे। नंदगांव के कृष्ण रूपी हरियारे बरसाने में राधा रूपी गोपियों के साथ होली खेलते हैं और ये परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। इस परंपरा के तहत नंदगांव के हरियारे पीली पोखर पर आते हैं और जहां उनका स्वागत बरसाना के लोग ठंडई और भांग के साथ करते हैं। यहाँ से ये हरियारे पहुंचते हैं जहां ये बरसाना की हरियारिनों को होली के गीत गाकर रिझाते हैं। होली के गीत और गालियों के बाद होता है नाच गाना और फिर खेली जाती है लठमार होली, जिसमें बरसाना की हरी नंदगांव की हरियारों पर करती हैं लाठियों की बरसात, जिसका बचाव नंदगांव के हरियारे अपने साथ लाई ढाल से करते हैं। नंदगांव वाले कृष्ण कन्हैया राधा रानी के पास पहले दर्शन करने आती है और फिर बरसाने वाले यहाँ से चलकर वहाँ नंदगांव की ओर जाते हैं। वो जैसे यहाँ लट्ठा और होली खेलने हम नंदगांव वाले आए हैं, ऐसे वो हमारे यहाँ खेलते हैं। तो ये परंपरा कितने सालों से चली आ रही है? ये तो कृष्ण कन्हैया के जमाने से चली आ रही है। तो
तो सदियों की ये परंपरा और मथुरा में होली का माहौल बनना शुरू हो गया है। तो वेकअप जिंदगी में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी आगे खबरें जारी हैं। आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।